गैर मुस्लिम ऐसे होते, हिंदुओं के ये बुराइयां, मुसलमानों में, ये लिखने और पढ़ने के मुद्दे नहीं है। इनको बंद कमरे में बैठ के गुफ्तगू कीजिए और अपने लोगों तक वही पैगाम पहुंचाइए जिसको जो दूसरे लोग करते हैं। कौन नहीं जानता कि अखिलेश यादव को पूरी तरह से आरएसएस की सपोर्टिंग है? कौन नहीं जानता? अगर हम ये गुफ्तगू करते रहे तो अगले इलेक्शंस में अल्लाह ना करे ये बढ़ने लगेगा, और उस दिन मैं ये मान लूंगा कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद अब तहरे इलाही नाफिज होगा और अब बिट जाएगा। लेकिन हम अपनी कुव्वत इसी पे सर्व करे जा रहे हैं। ओवैसी ने ये कर दिया, ओवैसी ने ये कर, अरे आपने क्या करा, हमने और आपने क्या कर लिया? मैं बहुत मुख्तसर कह रहा हूं। देखिए, बाज चीजें जो है या बाज खामियां असदुद्दीन ओवैसी में हो सकती हैं कि वो अरे किसी भाई की बात का जवाब नहीं देते या आप सुन लीजिए। मौलाना आप बोल रहे थे, हम चुप थे। अरे मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है ना, ओवैसी का क्या मतलब होता है? अरे सुनिए, अब आप हम उनके थोड़ा सा अपने अंदर जो है तामुल पैदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। जिस तरह से उत्तर प्रदेश इलेक्शन के फर्स्ट फेज के नामांकन हो चुके हैं और तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है जिस तरह से 11 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेज को यानी 10 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। 58 सीट हैं जिसमें वोटिंग होनी है। 26 पर सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमान लड़ रहे हैं। 1, 2 या 3 कैंडिडेट्स मुस्लिम सीटों पर खड़े हुए हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर 3 कैंडिडेट मुस्लिम। तमाम पार्टियां हैं जिसमें अगर मुस्लिम पार्टी की बात करें तो 3 अहम पार्टियां एसडीपीआई और एआईएम, और इसके अलावा गठबंधन है जो इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही पैनल हमारे साथ मौजूद, जिनको आप अपने टीवी चैनल्स पर अक्सर देखते रहे। हमारे साथ अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते हैं मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और मौलाना अतहर देहलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। उसके अलावा अब्दुल बारी मसूद जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये दोनों पत्रकार हैं। ये सारे अहम मेहमान हमारे आज इस पूरे मामले पर बात करेंगे। तस्लीम रहमानी साहब, जिस तरह से आपने भी एक डाटा तैयार किया है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, जो सीटें हैं, उन पर आपका ये कहना है कि काम करने की जरूरत है, उसको लेकर आपने डाटा जारी किया। लेकिन जिस तरह से इस बार ये देखने में आ रहा है कि तमाम सेकुलर पार्टियों के जरिए मुस्लिम कैंडिडेट्स की अनदेखी की जा रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, क्या कहना चाहिए? देखिए, 2017 का इंतखाब बहुत मुख्तलिफ था और मुझे लगता है कि 2022 का इंतखाब उस पैटर्न पे नहीं होगा जिस पे 2017 का हुआ। 58 सीटों पे पहले मरहले पे जो पोलिंग हो रहा है उसमें 58 में से 52 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उसमें से मुस्लिम सीटें तकरीबन एक सीट को छोड़ के, जो कैराना की सीट थी, उसको छोड़ के तमाम सीटों पे बीजेपी जीती थी। तो अब वो सूरत हाल बहरहाल नहीं है, चाहे 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं या 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को हमें समझना चाहिए। एक चीज तो, मुसलमान जब पोलिंग करने जाते हैं तो मुस्लिम क़यादत कुछ भी कहे, दूसरे लोग कुछ भी कहें, एक आम मुस्लिम वोटर के जहन में ये बात रहती है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, हम उसको वोट करेंगे, वो चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। तो एक ये उसका पैटर्न होता है, वोटिंग पैटर्न। दूसरा पैटर्न ये होता है कि वो एक वेव की सूरत में वोटिंग करता है, मुत्तहिदा वोटिंग होती है। हम पिछले 2-3 इलेक्शन से देख रहे हैं कि मुसलमानों का वोट एकदम मुत्तहिद होके जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मर्तबा 2022 रिपीट होगा। बीजेपी खुद ये कह रही है, उनके अपना इंटरनल असेसमेंट है कि 58 में से इस बार वो 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये उनका असेसमेंट है। हम लोग जो असेस कर रहे हैं, हमारा असेसमेंट ये है कि 25 से 30 के बीच बीजेपी सीटें जीतेगी। तो इस तरह बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है इस इलेक्शन में। मीडिया कुछ भी बोले, अखबारात कुछ भी कहें, लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं। और पोलिंग, अभी कैंपेन शुरू हो रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ है, कल परसों से कैंपेन शुरू होगा।
अभी कल शायद विड्रॉवल, परसों विड्रॉवल्स हैं, उसके बाद सिंबल बटेगा, उसके बाद आएगा 23 के, तब ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा। लेकिन बहरहाल उम्मीदवारों के आ जाने के बाद अभी तक जो अंदाजा है वो ये है कि बाय एंड लार्ज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की तरफ मुसलमानों का रुझान है। बाय एंड लार्ज कहीं गुस्सा भी है, नजरअंदाज भी किया है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों का ये रुझान है। इसलिए 2 या 3 उम्मीदवार के आ जाने के बावजूद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई बड़ा कंफ्यूजन होने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही। तो भाई साहब, जिस तरह से इस बार ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने एक बड़ी संख्या है मुसलमानों की जिनको टिकट दिया है, खासतौर से कई महिलाएं हैं, एक जिस तरह से लखनऊ में उतारा है, एक पत्रकार को संभल से उतारा है महिला, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सीटें ऐसी हैं, खासतौर से अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, वहां पर एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया गया समाजवादी के जरिए, और कई ऐसी जगह हैं जहां पर पहले समाजवादी के कैंडिडेट मुस्लिम हुआ करते थे, उनको नजरअंदाज किया है। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक संघ से है, खासतौर से अभी एक मामला जिस तरह से हसनपुर का आया है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इशू बनाने की कोशिश, खासतौर से जो AIMM का कैडर है वो इन सब चीजों को इशू बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से इसको हार जीत का जो है कोई एक जो है वो फैक्टर नहीं होता है। 2017 में जो आम इंतखाबात हुए थे तो उनमें जो है वो हिंदुत्व की सोच जो है वो हावी हो गई थी, और राफेल वगैरह और दूसरी चीजें जो है वो पीछे चली गई थी। तो जब इस तरह हिंदुत्व का मामला होगा और जब इसको सामने कर दिया जाएगा, राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाएगा उसको, तो हिंदुओं के पास जो है क्योंकि कोई असासी नजरिया नहीं है, और उनके यहाँ जो है वो समाज को लेके और जात पात को लेके बहुत जो है वो ताकतवर जो है वो सोच और विचार और समाजी जो है तहरीक होती है, तो उसके तनाजुर में ये चीजें होती है। लेकिन आज के दौर में ज्यादातर चीजें जो है वो नहीं है। राष्ट्रवाद का अभी तक ये कोशिश तो कर रहे हैं भाजपा वाले और उसके सहयोगी जो है कि कहीं न कहीं ये जो है फिरकावाराना खुतूत पे समाज जो है चले, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं है, क्योंकि ये दूसरी मुद्दत की सरकार में जिस तरह नाकामियां सामने आई है और सिवाय जो है जुमलेबाजी के कोई चीज नजर नहीं आ रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम सारे लोग जो है वो अपने मसाइल को लेके जो है खासे जो है वो तशवीश में है। तो अगर ये जो है जैसे कि तस्लीम रहमानी साहब ने कहा कि अगर ये जो है राय दहिंदगान के तनाजुर में और उनके मसाइल के तनाजुर में अगर बात बढ़ेगी और हिंदू मुस्लिम की बात अगर सामने नहीं आएगी और इश्यूज को जो है मरकज में रखा जाएगा, तो 2017 के आम इंतखाबात से ये असेंबली इंतखाबात में बिल्कुल जो है वो अलग जो है परिणाम और नताइज जो है वो आपके सामने आएंगे। और ख्याल यही है कि ये जो मेश्राम वगैरह मायावती ने जो थोक के हिसाब से मायावती ने जो मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है और मेश्राम जो इधर बीच में आ गए, तो खतरा यह है कि ये जो है इससे जो है वो खेल जो है वो खराब हो सकता है। तो ये बंगाल की तरह खेला नहीं होगा, वो बिल्कुल जो है वो दूसरा खेला हो जाएगा और उसमें कहीं न कहीं जो है वोटों के बंटवारे का फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। अगर वो इश्यूज अगर हावी रहे तो ये बिल्कुल तय है कि भाजपा की जो है वो सरकार बहुत मुश्किल है जो है बनना। और अगर इश्यूज बुनियाद नहीं होंगे और जो है वो फिरका वाराना सतह पे या जो है दूसरी चीजें अगर हावी हो गई, जैसे कि जो है आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, तो सीटों की कमी के साथ जो है वो खतरा यह है कि फिर जो है वो योगी की जो है वो सरकार दोबारा जो है बन सकती है। तो इन खतरा को सामने रखते हुए जो है वो चीजों को जो है वो देखना चाहिए। तो ये जो 40 सीटें जो है और अभी जो 58 सीटों का मामला है, तो वो बहुत हद तक जो है उम्मीदवारों को देखते हुए जो है आप जो है वो तज्जिया कर सकते हैं। तो ये जो आप जो है यादव वोट है या ठाकुर वोट है या जाट वगैरह है,
तो ये सबका जो है वो अपना अपना नजरिया है। और मुसलमान जो है वो कहीं न कहीं नजरियाती सतह पे जो है अपने आप से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई नजरिया नहीं है। इनके यहाँ जो है वो समाजी वर्चस्व और जो है वो इक़्तिसादिया बनियावाद जो हावी हो जाता है। तो दोनों में नजरिए को लेकर फर्क है, लेकिन जो है जो इश्यूज हैं वो तकरीबन जो है वो यकसा दोनों के हैं। कुछ चीजों को छोड़ के जो है जो हिंदू मुस्लिम में कहीं न कहीं जो है वो तसादुम। मुझे तो बहुत ज्यादा टिकट जो सबसे ज्यादा दिए गए हैं मुसलमानों को बहुजन समाज पार्टी, और एक सवाल उसको लेकर ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ये एक साजिश तो नहीं है मुसलमान को बांटने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि पहले इस तरह की चीजें देखी गई हैं कि जहां पर 2 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहां पर बीजेपी निकल जाती है। जाहिर सी बात है कोशिश जरूर की जा रही है हिंदू मुस्लिम करने की, पूरे मुद्दे इसी तरह के उठाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से गाजियाबाद में भी जो लैंग्वेज थी वजीर आला की उत्तर प्रदेश के, तो उससे यही अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। और जिस तरह के दृश्य देखने में आ रहे हैं खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कि हर जगह बीजेपी के लोगों को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, रथ को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद AIM के जरिए जिस तरह से कई सीटों पर मुसलमानों को तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए हैं, हालांकि 14 इस पहले फेज में मजलिस के जरिए उतारे गए हैं, उसको किस तरह से आप पूरा देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि दुनिया के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है और जमहूरियत का जो पैटर्न ऑफ वोटिंग या पैटर्न ऑफ पार्टिसिपेशन था वो लगभग तब्दील हो चुका है। दुनिया का अपने आप को सबसे जमहूरियत कहने वाले अमेरिका में ओबामा और उसके बाद जो ट्रम्प का चुनाव हुआ था उसके अंदर हम देख चुके हैं कि अब इशू बेस्ड इलेक्शन कहीं नहीं रहा है, बल्कि इलेक्शन ऑफ द सेंटिमेंट्स यानी जज्बात की बुनियाद पर इंतखाबात लड़े जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में एक चीज सामने आ चुकी है और हमारा मुल्क में उससे कोई अछूता नहीं है। ये कहना है कि हिंदू क्या करेंगे, मुसलमान क्या करेंगे, उनकी सरकार बन जाएगी, मैं इसका कायल नहीं हूँ। जमहूरियत में हर आदमी अपने तरीके से खड़ा होता है। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज के हाथ में होती है, लेकिन उसका जो पार्टिसिपेशन है। जी, अब्दुल बारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल बारी साहब, आपने सुना किस तरह से नौमानी साहब बोल रहे हैं और रहमानी साहब ने भी अपनी बात रखी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, असल मसला ये है कि हमारे पास जो इंतखाबात होते हैं, मैं तो फर्स्ट पास वो सिस्टम है, यानी वो जुआ टाइप के इलेक्शन है। घुड़दौड़ जो होती है ना, कि आप लकीर पर जो है तो 10 घोड़े हैं, एक घोड़े का कदम बाहर निकल गया, लकीर के बाहर निकल गया, तो वो घोड़ा जो है फाते कहलाता है। तो उसी तरह के इलेक्शन होते हैं हमारे पास, हमारे मुल्क में। उसके नतीजे में होता ये है कि आपको जो है अपना एक हल्का जो कंसोलिडेट करना है 30%, 25%, ये सूरत हाल है। जात पात की जो सियासत होती है और फिरकावाना जो सियासत होती है, उसकी अहम वजह यही है। और अब जो बता रहे हैं कि भाई यूपी में मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिया गया, तो मुसलमानों में इतनी सूझबूझ तो खुद पैदा होना चाहिए ना कि भाई कौन हमारे लिए बेहतर है। वहां पर तो जो है तस्लीम साहब कहते कि भाई जात बिरादरी नहीं होती, लेकिन मेरे जो तजुर्बात है, मैंने इलेक्शन जो कवर किया हूँ, यूपी के इलेक्शन जो कवर किया हूँ, अब तक जितने भी कवर किया हूँ, मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि वहां पर जो है जात पात के हवाले से जो है जो अजबत काम करती है इलेक्शन में। देवबंद की बात बता रहा हूँ, देवबंद के बारे में बताया कि भाई वो जो BSP से कोई और खड़ा हुआ था, वो माविया वली साहब के बारे में बताया कि भाई वो शेख लोग जो है, उस्मानी लोग, वो माविया वली को वोट देते, हमको वोट नहीं देते। वहाँ के जो म्यूनसिपलिटी है, जो बल्दिया है, उसके बारे में और भी बहुत जगह हमें मेरठ में भी देखा, बहुत जगह देखा। तो ये हमका थोड़ा ख्याल है। एक जो है हमारे यूसुफ अंसारी साहब, आप सभी जानते हैं, उन्होंने बताया कि एक मरतबा इलेक्शन में मौलाना मरगूबुर रहमान साहब मरहूम ने जो है एक सेकुलर कैंडिडेट के हक में वो जारी किया, अपील जारी की कि भाई इसको वोट दो, वो मुसलमान उसके मुकाबले में खड़ा नहीं किया। तो मालूम हुआ ये जहाँ सोते हैं ना वहीं पे रखा हुआ है। तो मालूम ये हुआ, यूसुफ अंसारी साहब ने कहा कि उस बुनियाद पर इंडिया टुडे ने इनको मौसर शख्सियत में शामिल किया था। बाहर का है और इन्होंने जाके तहकीक की, मालूम किया कि भाई किस बुनियाद पर इन्होंने जो है वो सेकुलर कैंडिडेट को जो है हक में अपील जारी की। मालूम हुआ कि वो जो मुस्लिम कैंडिडेट था वो तेली बिरादरी से था। तो ये जो अजबत काम करती है ना, तो ये इसके नतीजे में मुस्लिम को काफी नुकसान होता है।
ये हमने बरेली में भी देखा, बहुत जगह देखा है। और दूसरी है बात वही, उसी से काम चला है जल्दी तो से। ये जो दीनी मदारिस है वहां पर इस चीज को दूर करने में बड़ी हद तक नाकाम ये सूरत हाल है। अब मुसलमान इतने थपेड़े खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं, अब क्या कुछ सबक लेते हैं या नहीं लेते हैं 2012 से 2017 से और 2014 से और 2019 से, अब यही देखना है किस तरह का सबक लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अब्दुल बारी मसूद को आपने सुना, जिस तरह से ये कह रहे हैं मुसलमानों में कहीं ना कहीं जात पात का भी हावी है और उसको लेकर वोटिंग होती है, जिस बिरादरी का कैंडिडेट होता है लोग उसी को वोट देते हैं। 2017 के बाद जिस तरह के हालात यूपी में लोगों ने देखे, खासतौर से मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के हालात गुजरे, उसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ये देखिए, पहली चीज तो ये कि हमको अपने जहन से, मैं जो उस वक्त मेरा ये डिस्कनेक्शन हो गया था, पहली चीज तो ये मैं बड़ी मादरत के साथ सभी से कहना चाहूंगा, क्या इस पैनल में हो या कहीं पर भी हो, तहरीर में हो या जनाबे वाला वो तकरीर करने वाले लोग हों, ये बार बार बावर कराने की कोशिश ना करें कि उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। ये आवाम तय करेगी, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, और जो उसमें शरीक है, क्या वो एक आदमी एक फर्द की पार्टी के साथ शरीक हुई, उसको इख्तियार है कि वो ये दावा करे। लेकिन हमको किसी के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन पार्टी जीत रही है। मेरे नजदीक तो जाहिर बात है, जिसको मैं चाहता हूँ वही जीतेगा। ये जमहूरियत का सबसे बड़ा उसूल है। दूसरी चीज, हाँ ये बिल्कुल सही है, जात बिरादरीवाद, जिसको आप जातिवाद कह सकते हैं हिंदी के अंदर, वो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप मेरठ, जो अब्दुल बारी साहब ने कहा, आप मेरठ चले जाइए, कुरैशी हैं, कुरैशियों के अंदर भी फिर 2 लोग आ जाते हैं। इसके बाद आप आगे चले जाइए, कहीं जो है वो गद्दियों की लड़ाई है, और आगे मतलब अलग अलग तरीकों से। और ये मैंने बड़े करीब से 10 साल में देखा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग आते थे, यहाँ तक कि जो लोग अपने बायोडाटा बनाते हैं, उस बायोडाटा के अंदर अतहर हुसैन दहलवी, ये इनकी जात ये है, इनकी जात के वोट इतने हैं, दूसरी जातों के वोट इतने हैं। अब मैं ये बड़ी तकलीफ के साथ एक बात कहता हूँ, ये खाली इसी इलेक्शन के पस मंजर की बात नहीं है। सवाल ये है कि यूपी इलेक्शन आया चला गया, इसमें भी कौन जीते कौन हारे, लेकिन हमारे क्या मजहबी कायदीन आज तक हम इस बात के अंदर जो इस कौम को इकट्ठा नहीं कर पाए कि भाई एक तरफ तो आप कहते हो कि साहब वातसीम बिहब्लिल्लाह जमीआ, तमाम उम्मत जो उम्मत मुत्तहिदा की हम बात करते हैं, लेकिन जात बिरादरी की बात आती तो बुरा मत मानिए, कुफ्र और दूसरी चीजों को हम ही लोगों ने आगे बढ़ाया है। जो अब्दुल बारी कह रहे हैं, इसमें मैं इनके साथ यहाँ तक ठीक हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का मौजूदा इलेक्शन थोड़ा सा इससे तब्दील हुआ है, लोगों में सोच अलग हुई है। लोग ये समझ रहे हैं कि साहब ये चुनाव जो है खालिद है, वो हिंदू मुसलमान के सिवा ये भी है क्या इस मुल्क में दस्तूर कौन सा रहेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस राज आएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान। हम इन मुद्दों, हमारी परेशानी क्या हो जाती है, हम पूरी जमहूरियत को, तस्लीम साहब और मैं दोनों एक जगह डिबेट में थे, उस मौके भी मैंने कहा, हम पूरी डिबेट को अपने तनाजुर में क्यों लेके आ जाते हैं, मेरा मुद्दा, मेरी मस्जिद, मेरा कब्रिस्तान। भाई जमहूरियत है, सिर्फ हमारे चुनाव, हमारे लिए चुनाव नहीं हो रहा है। हमको बात करनी चाहिए टकैत के साथ मिलके, हमको बात मायावती के साथ खड़ा होना चाहिए। हम समाजवाद की बात भी करें, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो गुंडा राज से आजाद हो, जहां पुलिस राज का खात्मा हो, जहां किसानों की बात की जाएगी, जहां खोखले वादे नहीं होंगे। जब हम ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी अपनी दिखाते हैं, और जातिवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे मदारिस की, दूसरे लोगों की है। और एक आखिर बात मैं और कहूंगा, सबसे बड़ी चीज तशहीर, हर चीज को हम आम करना चाहते हैं। कल नाहिद हसन की हिमायत में परसों 2 दिन पहले उनके गांव के अंदर एक छोटी सी मीटिंग हुई, आपने भी देखा। उस पूरी वीडियो को बीजेपी आईटी सेल ने के साहब ये जाट वर्सेस जो है मुसलमान का चुनाव है। आज अलीगढ़ के मुस्लिम जो समाजवादी के उम्मीदवार थे उनकी वीडियो वायरल हो। जो तशहीरी पहलू है, हर चीज को गैर मुस्लिम ऐसे होते, हिंदुओं क्या ये बुराइयां मुसलमानों में, ये लिखने और पढ़ने के मुद्दे नहीं है। इनको बंद कमरे में बैठ के गुफ्तगू कीजिए और अपने लोगों तक वही पैगाम पहुंचाइए जिसको जो दूसरे लोग करते, तब तो फायदा हो सकता है। जी अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी आपने बात सुनी, बात आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आजकल टीवी डिबेट्स में दिखाया जा रहा है 20% और 80% की बात आई शुरू में, उसके बाद ये बात आती है बार बार डिस्कशन में कि मुस्लिम किसको वोट दे रहा है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा, खासतौर से टीवी 18 में जो जिसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए, बना करके दूसरे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुसलमान खुद जात पात में बटे। देखिए शकील भाई, समझने वाली बात 2 है।
कि यूपी का विधानसभा चुनाव जिस माहौल में हो रहा है, सबसे पहले तो उसको समझा जाए, फिर उसके बाद इस इलेक्शन में वोटर किस तरह से तकसीम था और अभी तक है, उस माहौल को समझने की जरूरत है। यूपी का इलेक्शन जिस माहौल में हो रहा है, वो माहौल ये है कि पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार हर महाज पर A to Z फेल है। किसी एक मामले में भी ये सरकार सही काम नहीं कर पाई। विरोधियों को तो छोड़ दीजिए, जिन लोगों ने इस पार्टी और इस हुकूमत को वोट नहीं दिया था, उन लोगों को अलग रख करके अगर आप इसके सिर्फ उन लोगों को देखें कि जिन्होंने इसको वोट दिए हैं, वो लोग भी इस हुकूमत से खुश नहीं है। विरोधियों की बात अलग कर दीजिए, जिन्होंने बीजेपी को बड़े शौक से, बड़ी आरजुओं से, तमन्नाओं से, बड़े कहिए कि जज्बे के साथ वोट दिया था 2017 में, वो लोग भी आधे से ज्यादा आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ से नाराज है और योगी आदित्यनाथ की हुकूमत से वो किसी भी तरह से मुतमईन नहीं है। ये तो माहौल है जिसमें यूपी का चुनाव होने जा रहा। फिर यूपी के अंदर जो वोटर की तकसीम है वो किस तरह से हुई है। वोटर की तकसीम को जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी अपनी रिवायती हिकमत अमली के तहत रोक करके एक अपना गढ़ा हुआ प्रीपेश और एक अपना तैयार किया हुआ फैब्रिकेट मंजरनामा जिस तरह से पेश करते रहे हैं, उसमें वो इस बार नाकाम हुए। चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से हुए, चाहे वो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुए, और चाहे वो कोरोना की महामारी में हुकूमत की 100% नाकामी की वजह से हुए। लेकिन वोटर्स जो हैं उनमें ये तकसीम हो गई है और आरएसएस और बीजेपी का फैब्रिकेट जो मंजरनामा पेश किया जाता है वो नाकाम हुआ है। अब आरएसएस बीजेपी के जितने भी छोटे बड़े सोचने समझने वाले, हिकमत अमली बनाने वाले, नाफिज करने वाले जितने लोग भी बाख्तियार हैं वहां पर, उन्होंने अपने तमाम जराए, जिसे कहते हैं ना आप साम दाम दंड भेद, वो तमाम के तमाम जराए जो है काम में लाना शुरू कर दिए हैं। और उसमें बहुत बड़े 2 जरिए हैं। पहला जरिया जिसको हम नाम निहाद नेशनल मीडिया कहते हैं, और सही मानों में जो गोदी मीडिया आज की तारीख में जिसकी ताबीर की जाती है, उस गोदी मीडिया ने फिर से जमीन के उस मंजरनामे को बदलने के लिए झूठे फैब्रिकेट प्रोग्राम बिल्कुल तैयार करके, चाहे तो वो सर्वे के नाम पर हो, चाहे वो जो है जाकर के लोगों से फर्दन पूछने के नाम पर हो कि ऑन एयर जो है बिल्कुल जैसे दिखाए जा रहे हैं, जबकि वो प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनमें से अगर वो 1000 लोगों की राय उसमें रिकॉर्ड करते हैं, बाद में एडिटिंग करते हुए उनमें से मुखालिफिन की राय को निकाल करके जिनकी रायों को वो दिखाना चाहते हैं उनको रख लेते हैं। तो एक तरह से आरएसएस बीजेपी के पक्ष में वो फिर से वो माहौल बनाने के लिए पूरा गोदी मीडिया, और फिर बीजेपी का जो आईटी सेल, अथर साहब ने कहा कि जो आईटी सेल, या हम उसको दूसरी जबान में हम कहते हैं कि साहब सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग है बीजेपी की, वो तमाम की तमाम उस काम में लगी हुई है कि वो अपने उसी रवायती अंदाज को, जिसमें मुनाफरत हो, हिंदू मुसलमान हो, पाकिस्तान हो, जिन्ना हो और कब्रिस्तान हो, शमशान हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, नमाज हो, होली हो, दिवाली हो, मतलब मजहब के नाम पर वोटर को तकसीम करके उनके जहन में किसी ना किसी तरह मुनाफरत भर करके उसी मैदान पे लाना फिर से। ये साहब मसला तो यही है ना कि ये सब कुछ तो वो लोग कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं अतर साहब, वही आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं।
तो अब वो तो अपने उस काम पे लगे हुए हैं। बदकिस्मती ये है कि हम लोग जो हमारे यहाँ जो लोग सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, तो हमारे यहाँ से जो लोग कहिए कि हमारे यहाँ से ही नहीं बल्कि मुल्क के अंदर जो लोग ईमानदाराना तौर पर सेकुलरिज्म जिसे कहिए कि ईमानदार अव्वल तो कुछ रह नहीं गया अब कहीं, ईमानदारी का सेकुलरिज्म बराए नाम कहीं कहीं मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कसम खाई जा सकती है कि बिल्कुल नहीं रहा, होगा 1-2% कहीं ना कहीं बचा हुआ कुछ, लेकिन जो भी नाम निहाद है। तो आपने जो देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से ये परिप्रेक्ष्य बनाने की कोशिश की गई कि साहब ये मुसलमान और हिंदू के बीच चुनाव होने जा रहा है, अखिलेश की पार्टी को फिर से, कौन नहीं जानता कि अखिलेश यादव को पूरी तरह से आरएसएस की सपोर्टिंग है, कौन नहीं जानता। पिछले चुनाव में लोग जान गए थे 2017 वाले में, लेकिन चूंकि उस वक्त आरएसएस को ये था कि ये नौजवान है, 5 साल हुकूमत कर चुका है, इसको इस वक्त एक तरफ रखो और बीजेपी की सरकार लेके आओ। अब से 3 महीने पहले आरएसएस वालों ने अपनी ताकत से एक बार से अखिलेश को आगे किया, लेकिन फिर उसको डंप करके दोबारा से एक तयशुदा हिकमत अमली के तहत फिर बीजेपी को आगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है बकौल काजी मुजाहिदुल इस्लाम मरहूम के मुसलमानों का हाल ये है कि अगर किसी की सियासी हिमायत करते हैं तो इश्क की हद तक जाके करते हैं, और अगर किसी की मुखालफत करते हैं तो नफरत की हद तक जाके करते हैं। दोनों तरीके गलत हैं। जो पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे उनकी कयादत ओवैसी कर रहा हो, चाहे कोई राजभर कर रहा हो, चाहे कोई और कर रहा हो, चाहे कोई रावण कर रहा हो या फला कर रहा हो, जो लोग भी अगर कहीं हैं छोटे मोटे इस तरह के, अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं और उसमें मुसलमानों को कहीं अपना वजूद कायम करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना ऐसी कोशिश की जाए। हम लोग मिसाल के तौर पर मैं नाम लेता हूं, ओवैसी को हम लोग सुबह से शाम तक हर वक्त तनकीद करते हैं। हम मानते हैं कि ओवैसी में भी कुछ कमी होंगी, फरिश्ते नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं है यहाँ पे, और सियासत में हर आदमी से कुछ ना कुछ कहीं गलती भी होती है और कुछ ना कुछ जो है बेहतर फैसले भी होते हैं। लेकिन हम लोग जो है सुबह से शाम तक ओवैसी को बैठ के तनकीद तो करते हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी को किस तरह से मजबूत करें या ओवैसी की पार्टी के प्लेटफार्म से हम कुछ अच्छे लोगों को किस तरह चुन करके विधानसभा तक पहुंचवा सकते हैं, या ओवैसी के साथ में कुछ दूसरी पार्टियों के लोगों को कैसे जोड़ और जुड़वा सकते हैं। हम बहुत आसानी के साथ इल्जाम लगा देते हैं साहब ओवैसी तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं कि ये दूसरी पार्टियां, चंद्रशेखर रावत की पार्टी हो या किसी और की पार्टी हो या ये राजभर की पार्टी हो या फला की पार्टी हो, ये सब जो है किसी ना किसी का तो वोट काट रहे हैं ना, किसी ना किसी को तो वोट मिल रहा है। अभी पिछले दिनों एक, हालांकि अथर साहब ने जो अभी कहा कि हर चीज को बरसराम नहीं कहना चाहिए, मैंने बहुत खामोशी के साथ मैंने कुछ दलितों की छोटी छोटी पार्टियों से कोशिश की कि वो कुछ इस तरह की, इन चाहे रशादी साहब की पार्टी हो, चाहे ओवैसी की पार्टी हो, चाहे किसी की पार्टी हो, तो उनमें से बाज लोगों ने कहा कि साहब ओवैसी साहब तो बात नहीं करते, ओवैसी साहब तो तैयार नहीं, हम तो तैयार हैं उनसे अलायंस करने के लिए। मैंने किसी साहब के मार्फत ओवैसी साहब के यहां बात की, 2 दिन तक मुसलसल वो मरहला चला। ओवैसी साहब और उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार अलायंस के लिए बैठे हुए और कह रहे हैं कि लाइए उन्हें, हम इसी वक्त तैयार हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और वो लोग जो ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं, ओवैसी बीजेपी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, वो भाग जा रहे हैं। तो भाई सवाल ये है, अगर एमआईएम की शक्ल में मजबूरन भी आपको अल्लाह ताला एक मौका ऐसा दे रहा है कि आप अपने कुछ अच्छे लोगों को चुन करके कुछ जगहों से विधानसभा में भेज सकते हैं, तो उसके लिए बहुत संजीदगी के साथ कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि सुबह से शाम तक सिर्फ एमआईएम में और उलमा काउंसिल में
और अपनी दूसरी इस तरह की जमातों में बजाय कीड़े तलाश करने के हमें ये चाहिए कि अगर कहीं उनमें खराबियां हैं उनको जो है तरकीब और हिकमत के साथ मशवरा दे दें, अपनाइयत के साथ कि भाई इसको दुरुस्त कर लीजिए। फौरी तौर से नहीं हो जाया करता कि हमने अभी इधर मशवरा दिया उधर अमल हो जाएगा, वक्त लगता है। लेकिन जो चीजें उनके हक में बेहतर होती है वो यकीनन उनको मानेंगे। डॉक्टर तस्लीम साहब को अच्छा खासा प्रैक्टिकल सियासत का, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी की सियासत का तजर्बा, ये बैठे हुए हैं, आप इनसे मालूम कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि ये खुद, जबकि ये तो एक पोजीशन में थे पार्टी में कि आज इन्होंने कोई पार्टी को मशवरा दिया और कल ही उस पर अमल हो गया। एक वक्त लगता है, उसके लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है, फिर एक हिकमत अमली तय करना पड़ती है, तब अमल में चीजें आती हैं जो फायदेमंद होती हैं। तो हमें वो काम करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अगर अल्लाह ताला हमें मजबूरन ही ये मौका दे रहा है तो इसका फायदा उठाते हुए हमें कोशिश ये करनी चाहिए। देखिए, सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, और ये बात बिल्कुल तय है कि इस मुल्क में अब कोई सेकुलर नहीं है, सब अपने अपने मफाद के सेकुलर हैं। वोटों के लिए कोई भी सेकुलर हो सकता है, वोटों के लिए कोई भी किसी वक्त भी कम्युनल बन सकता है। इसमें कोई किसी से भी हाथ मिला रहा है और मिला सकता है। तो यहाँ पर तो जो है आप ना तो मुस्तकिल किसी को दुश्मन बना के चले और ना मुस्तकिल किसी को जो है आशिक और माशूक बना के चले। तस्लीम रहमानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। तस्लीम रहमानी साहब, अपने मुआशरे के, अपने मुल्क के, अपने इलाके के और अपनी कम्युनिटी के और अपनी कौम के और अपने मुल्क के मफादात के पेश नजर उनको सामने रख करके जो बेहतर रास्ता हो उस पर आपको चलना चाहिए। वैसी की हिमायत करनी हो वैसी की हिमायत कीजिए, आसान है उनको पकड़ना। और पीडीएफ वाली जो पार्टी है एसडीपीआई, डॉक्टर तस्लीम रहमानी जिसमें थे, रहमानी साहब जिस तरह से अब्दुल रहमान साहब की बात सुनी है उसको भी देखा जाए। आपने अपनी बात रखी। एक सवाल जिस तरह से बार बार ये होता है कि मुसलमानों को रणनीति बनानी चाहिए। हर बार जब इलेक्शन आता है कायदों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, मुस्लिम तंजीमों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, उलमा इकराम के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो कौम को मुत्तहिद नहीं कर रही। लेकिन ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले जिस तरह की जद्दोजहद होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, उस पर काम करता हुआ कोई नजर नहीं आता। आप भी एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी 2 अपने कैंडिडेट अभी फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश में उतारे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके 3 उम्मीदवार हैं, एक मोदी नगर से भी है जो अभी दिखाई नहीं दिया लेकिन वहां से भी है। देखिए, लंबी चौड़ी तकरीरें तो हम लोग करते ही रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है तकरीर करना, मुझे भी बहुत मजा आता है जब लोग तकरीर करता हूँ और लोग ताली बजाते हैं। आइडियलिज्म की बात करना भी बड़ी अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छा लगता है कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। लेकिन ग्राउंड पे जो तल्ख हकायक हैं उनको नजरअंदाज करके अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए नताइज सिफर ही रहेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही फरमाई कि मैंने पहले भी 1-2 मरतबा आप ही से गुफ्तगू में कहा कि सियासी तौर पर मुसलमानों की शिराज़ाबंदी, उसके लिए क्या मंसूबा और क्या हिकमत अमली हो, ये उस वक्त तय हो सकता है जब इंतखाबात ना हो रहे हों। दौरान इंतखाब ये तय करना बहुत मुश्किल है। कोई इंतखाब आखिरी इंतखाब नहीं है और कोई इंतखाब अभी पहला इंतखाब नहीं है। सियासत की हिकमत अमलियाँ बहुत तवील मुद्दती होती हैं, शॉर्ट नहीं होती हैं। आज जो बीजेपी जिसकी हम सब इतना हवा बना के बात करते हैं, 100 साल के बाद इख्तदार में आई है। कांग्रेस 1885 की बनी हुई कब जाके इख्तदार में आई है। 40 साल 45 साल बीएसपी को हुए, आज तक वो सिर्फ एक मरतबा इख्तदार में आई। 50-55 साल हो गए मुलायम सिंह यादव को सड़क पे काम करते हुए, आज तक सिर्फ एक मरतबा 2012 में वो एब्सोल्यूट पावर में आए। तो हम लोग क्यों ये हम लोगों को पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि हम अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए जो ग्राउंड रियलिटीज है उनकी स्टडीज करें। मिसाल के तौर पर मैं कहता रहा हूं कि मुल्क में 287 थिंक टैंक हैं, हमारे पास एक भी नहीं है। थिंक टैंक तो प्राइवेटली कम्युनिटी के लोग बनाते हैं या सोशल ग्रुप्स हैं वो बनाते हैं। अब हर आदमी खुद को थिंक टैंक कहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक्चुअल थिंक टैंक होते हैं रियली हमारे पास नहीं है। वो थिंक टैंक्स ये काम करते हैं कि स्ट्रेटेजीज को बात करें, स्टैटिस्टिक्स को देखें, पढ़ें, समझें। एक एक जगह को बहुत माइन्यूटली स्टडीज की जरूरत होती है। मुसलमानों में पॉलिटिकल स्टडीज करने वाला बदकिस्मती से एक भी ग्रुप नहीं है।
पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ, चाहे वो पीस पार्टी इतने दिन से काम कर रही है, एनएलपी इतने दिन से काम कर रही है, मुस्लिम मजलिस कब की बनी हुई है, वो उनके पास आप देख लीजिए। अभी अवैसी साहब हैं, मुझे स्टैटिस्टिक्स बता दे, 2-3 इलेक्शंस की बता नहीं सकते। तो इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स पे खुल के काम करें, ये काम हमारे यहाँ नहीं होता। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हम अंदाजा नहीं कर पाएंगे, कम्युनिटी को समझा भी नहीं पाएंगे। अगर इजाजत दें तो मैं एक बात और कह दूं, जो बारी साहब ने फरमाया या अतर साहब भी फरमा रहे थे, जात बरादरी की बुनियाद पे। देखिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। हर बात के लिए कम्युनिटी को मोरिद इल्जाम ठहराना ये मुनासिब नहीं है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कम्युनिटी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस वो करती है, अपनी सवाबदीद पे करती है, अपने स्टैटिस्टिक्स के बुनियाद पे करती है। वोट देना होता है हमारा काम। और जब हम वोट देने जा रहे होते हैं तो कैंपेन के दरमियान कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप वोट काउंट करके देख लीजिए। मैं मिसाल के तौर पर अलीगढ़ की मिसाल पेश करता हूँ। 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के जफर आलम साहब को 98,000 वोट मिला। कैसे मिल गया? वहां पर क्या जात और बरादरी और मसलक के लोग नहीं है? कैसे मिल गया उनको? अभी जो देवबंद की बात हो रही है, 1,20,000 के करीब वोट बीजेपी को मिला था देवबंद पे, 1,02,224। और माजिद अली बीएसपी को 72,000 वोट मिला, 55,000 वोट मिला समाजवादी पार्टी को। आप कहेंगे मुसलमानों की कास्ट के बुनियाद पर ये वोट तकसीम हुआ है। क्यों आप ये बात नहीं समझ सकते कि ये पार्टी है, पार्टी की बुनियाद पर वोट तकसीम हो रहा है, उम्मीदवार की बुनियाद पर वोट तकसीम नहीं हो रहा। आप माजिद अली और माविया अली के वोट में आप क्या समझते हैं कि ये वहां पर ये जो 1.25 लाख वोट लिया है इन्होंने, दोनों ने मिलके, तो 1.25 लाख मुस्लिम वोट है? नहीं तो और दूसरे लोगों का वोट भी इसमें शरीक है। तो और कंसोलिडेट हुआ है वोट। और ऐसे में 2500 कॉन्स्टिट्यूंसी आपको दिखा सकता हूं जहां मुस्लिम वोट का टोटल कंसोलिडेशन हुआ है बगैर किसी जात के। और मैं अपनी मिसाल अगर दूं आपको, तो जौनपुर में जब 2009 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, 1,72,000 मुस्लिम वोट उस सीट पे था। उसमें बहुत रस्साकशी थी, देवबंदियों बरेलवियों के बीच बड़े झगड़े वहां अब भी होते रहते हैं। शिया कम्युनिटी बिल्कुल करीब आके खड़ी नहीं होती दूसरों के, वहां पठानों और अंसारियों के बड़े झगड़े हैं। इस सबके बावजूद मुझे जब वोट मिला तो 87,000 वोट था। कैसे मिल गया 1,72,000 में से 87,000 वोट? अभी 50,000 वोट मैंने मल्लापुरम में जाके लिया है। वहां तो मैं नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ इंडिया में इलेक्शन लड़ रहा था। वहां भी बरादरी है, वहां भी मसलक है, शाफई है, अहले हदीस है, मुक़ल्लिद है, सब हैं। इसके बावजूद मैं एक अपोजिशन नई पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहा हूँ, इसके बावजूद। तो ये कहना बिल्कुल। और फिर फॉर्म नंबर 20 आप पढ़ के देखिए, जो फॉर्म 20 आता है पोलिंग के बाद, जिसमें हर बूथ पे किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला, आप उसको पढ़ के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। बरादरी और मसलक की बुनियाद पे मुसलमानों ने अभी तक तो वोट किया नहीं है। अभी हमने हसन अहमद को यहाँ दिल्ली में मुस्तफाबाद की सीट पे, हसन अहमद शिया हैं और वहां 500 भी शिया वोट नहीं है मुस्तफाबाद की सीट पे, और एक शिया मुसलमान को वहां के 40% मुसलमानों ने वोट देके जिताया। तो आप जब ये कहते हैं कि ये, तो आप उस एजेंडा को हम ना कहीं मान रहे होते हैं कि जो आरएसएस मुस्तकबिल की सियासत में चाहता है कि मुसलमान का वोट भी बढ़ जाए बरादरी की बुनियाद पे, जैसे हिंदुओं का वोट। अभी हमारा प्लस पॉइंट है कि हमारा वोट उस बुनियाद पे अभी नहीं बढ़ता, लेकिन अगर हम ये गुफ्तगू करते रहे तो अगले इलेक्शंस में अल्लाह ना करे ये बढ़ने लगेगा। और उस दिन मैं ये मान लूंगा कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद अब तहरे इलाही नाफिज होगा और अब बिट जाएगा। अल्लाह के वास्ते आप हजरात बगैर अखबार माफ कीजिए अगर मेरे लहजे में नहीं, मैं बिल्कुल, मुझको असल में 6 बजे एक डिबेट में और बैठना है। मैं सिर्फ अदबन तस्लीम भाई से ये कहूंगा कि मैंने यानी पेटेंट ऑफ वोटिंग पे बात नहीं की थी तस्लीम भाई। मैंने ये कहा था कि मेरिट और उससे आगे जिस तरीके से जो पार्टीज ने बायोडेटा की बुनियाद पे जो टिकटों की तकसीम की, हम बात उसकी कर रहे हैं। ये अल्लाह का फजल है कि अभी तक जो है मुसलमानों में वो हालत नहीं आई है कि वहाँ वो ज़ात बिरादरी के नाम पर वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसको भी आपको समझना पड़ेगा
कि हाँ निचली सतह पर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। दूसरी एक आखिरी बात बड़े अदब और एहतराम से मैं कहूंगा, जो डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने कही, जिस पे अब हम सबको सोचने की जरूरत है कि भाई थिंक टैंक, हम सब बात करते हैं थिंक टैंक की। अभी कोई वन मस्जिद प्रोग्राम भी कहीं शुरू हुआ था, मुझे नहीं मालूम वो वन मस्जिद प्रोग्राम जो था वन क्या था, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल ये कि सारे प्रोग्राम होते हैं, इनमें वही लोग बुलाए जाते हैं, वही तमाम लोग आते हैं और आके वहां जमा होकर अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन क्या वो वन मस्जिद प्रोग्राम से कोई फायदा हुआ? क्या आज तक हम कोई जमीनी सतह पर कोई काम कर पाए? ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने वाकई जमीनी सतह पर काम करने की शुरुआत करी है। और एक बिल्कुल एक अहम बात कहूंगा, क्योंकि हमारे अब्दुर्रहमान आबिद साहब उस इलाके के, मेरे पीर मुर्शिद भी उसी इलाके के थे और मैंने उन गाँव देहातों को अक्सर और बेशतर जाना, इस बात को भी जहन से निकाल देना चाहिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब कह रहे हैं, उसको मैं कबूल करता हूँ। क्या निचली सतह पर, जमीनी सतह पर जो मुसलमान हैं, क्या वो किसी भी सूरत में हो, उनके अंदर सियासी शऊर आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा आ चुका है। क्योंकि वो गांव के अंदर दरोगा से लेके, सीओ से लेके, कांस्टेबल से लेके, तहसीलदार से लेके, पटवारी से लेके सुबह शाम भुगतता है, वो आप और मुझसे ज्यादा उसका तजुर्बा रहता है। इसलिए मैं आखिरी में कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बड़े आदर तमाम पैनलिस्ट से, सारे काबिल एहतराम पैनलिस्ट हैं, अब्दुर्रहमान आबिद साहब हैं, डॉक्टर रहमान साहब हैं, बारी साहब, सहाफी हैं, आप हैं, तस्लीम भाई हैं। कम अज कम इस इंतखाबात में एक चीज होनी चाहिए कि जो अंदरूनी मशवरे हैं, जो अंदरूनी गुफ्तगू है, उसको तहरीर और तकरीर से बाज रखा जाए 10 मार्च तक। बनेंगे तो बनेंगे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ना, मुझे निकलना है, कुछ चीज इख्फा में भी हो जाए। हाँ मैं कहना चाह रहा था, शकील साहब बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ? जी शकील साहब, हाँ नहीं, असल में मुझे नमाज के लिए जाना है, नमाज के लिए जाना है, उस वजह से मैं जाना चाह रहा था। हाँ, जमात खड़े हो रही है बस बाजू में मस्जिद में, तो मैं इसी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सियासी गुफ्तगू तो होती रहती है। 7 जनवरी को लखनऊ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट उनकी अपनी नहीं है, वो सेंटर फॉर सोशल स्टडीज डेवलपमेंट की है, जिसके जो रिसर्च एडवाइजर है आमिरुल्लाह खान साहब है और वो अमिताभ कुंडू साहब और सी मोहन राव साहब है। उस रिपोर्ट में ये चश्म कुशा रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि मुसलमान जो है पसमानदगी के नीचे लेवल पर चले गए हर मामले में। किस तरह से मुसलमानों का कोई बात नहीं कर, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं, मुसलमानों की जो क़यादत वहाँ पे जो जिस तरह डेवलप हुई है, उन्होंने भी कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। कितने 2012 में जो इलेक्शन हुआ था, वो 70-71 के करीब MLA थे। इतना बड़ा फसाद हुआ वहाँ पे मुजफ्फरनगर में, उनमें से किसी एक ने कहा वहाँ पर कुछ किया? तो ये जो अमला सूरत हाल है, हमारी जो क़यादत है ना, हम नाराज भी होते हैं, समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, BSP ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन ये लोग जो टिकट लेते हैं ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं। अभी कल दो दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा है, वो मगरबी यूपी का ही है, उसकी बेगम को जो है टिकट कांग्रेस से मिला है। वो कह रहा है कि मैंने 7.5 लाख रुपया जो है BSP को दिया था टिकट देने के लिए। तो वो क्या कौम के लिए करेगा, मुल्क के लिए काम करेगा? तो ये सूरत हाल है, हमको इस पर भी गौर करना चाहिए कि मुसलमान क्यों पिछड़ रहा है, क्यों पसमानदा हो रहा है, उसकी क्या वजूहत है। सिर्फ सियासती नहीं है, जो लोग आ रहे हैं अजीब और गरीब किस्म के लोग आते हैं, उनको नहीं होता है। बस ये कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, शुक्रिया। बारी साहब बिल्कुल, बारी साहब ने जो बात कही, मैं यहाँ पर मजलिस का कोई तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मुझको समझ में नहीं आता कि हमारी पूरी मुस्लिम क़यादत जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो आज की तारीख में असद ओवैसी और MIM को क्यों समझती है? अरे भाई वो एक सियासी तजर्बा, वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं मुस्तहकम सियासी रहनुमा है आज की तारीख में। पार्लियामेंट की उनकी तकारीर को आप देख लीजिए, स्ट्रेटेजिकल उसकी, आप उसके मुकाबले में कुछ जा नहीं सकता। हम खाली दस्तूर की बात करते हैं, दस्तूर उसकी जबान पर रटा हुआ है। अगर यादव की वजह से हिंदू वोट, हिंदुओं के अंदर इंतशार नहीं हो सकता, दलितों की वजह से जो है वो आप कह सकते हैं कि समाज में हिंदुओं में इंतशार नहीं हो सकता, बनियों की वजह से जो केजरीवाल के बनियों में इंतशार नहीं हो सकता। एक आदमी अगर आए, आने दीजिए, वोट देना या ना देना मुसलमानों का काम है, लेकिन पूरी कुव्वत उसी पर सर्व कर देना। भाई वो एक मुस्तहकम शख्स है, 17 MLA हैं उसके पास, उसकी पार्टी के अपने लोग उसकी बात सुनते हैं,
आपने और मैंने जो काम नहीं करा, जो एतमाद नहीं दिलाया मुसलमानों के अंदर, जो पिछलग्गू बना के रखा मुसलमानों को, अभी नीतीश कुमार के साथ चलो, अभी मुलायम सिंह के, कम से कम तस्लीम रहमानी ने हिम्मत तो करी, केरल जाके चुनाव लड़ा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है। अगर वो शख्स आज कम से कम मुसलमान बच्चों में, उन देहातों के अंदर, गाँव के अंदर ये एतमाद पैदा कर रहा है कि तुम अपनी पॉलिटिकल अपेयरनेस दिखाओ, तो मैं समझता हूं कि उसका काम अच्छा है। वोट देना ना देना मुसलमानों का काम है, वोटर का काम है, लेकिन हम अपनी कुव्वत इसी पे सर्व करे जा रहे हैं। ओवैसी ने ये कर दिया, ओवैसी ने ये कर, अरे आपने क्या करा, हमने और आपने क्या कर लिया। इसलिए बेहतर ये है जो जमा हुआ है। मैं एक आखिरी मिसाल देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, आप जानते हैं, शोएब इकबाल साहब एमएलए हैं, हर बार अलग पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और हर बार जीतते। क्यों जीतते हैं आपको मालूम है शकील भाई, सिवाय एक चुनाव के? क्योंकि लोग कहते हैं ये आदमी कम से कम हमको ये एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। एक शख्स आया है, करने दीजिए, कभी उसकी शेरवानी पे तबसरे होंगे, कभी उसकी टोपी पे तबसरे होंगे, जो भी कुछ है, मसला ये नहीं है। आज की तारीख में ओवैसी को लोग सुन रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। बस, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। अब्दुल हमीद नोमानी साहब क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से इस पूरी डिस्कशन में ये बात सामने आई कि इलेक्शन के वक्त ये सारी बातें होती हैं और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम क़यादत है वो पूरी तरह से मुसलमानों की पसमानदगी के लिए जिम्मेदार है। नोमानी साहब देखिए जी, असल मामला ये है कि गांव के लोग जो है या दूर दराज के लोग जो है या जो वोटर्स हैं वो तो जो है मन अपना बना चुके हैं कि किस उम्मीदवार को और किस पार्टी को उम्मीदवार को जो है वोट देना है। ये बाकी लोग जो इधर उधर की बहुत ज्यादा बातें करते हैं वो सिर्फ अपने आप को सामने लाने के लिए या जो है अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, या कुछ उसमें जो है ऐसे हैं जो इस तरह बहुत ज्यादा जो है मशवरे देते हैं और सामने आके बातें करते हैं। वो सौदेबाजी करने के लिए जो है बड़ी तादाद जो है ऐसे लोगों की है। तो लोग तो जो है ना वो मूड बना चुके हैं और हमें जो है ओवैसी साहब कब या जो है और किसी का प्रचारक बनने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने किसी की चाय पीते हैं ना जो है चवन्नी से कोई फायदा है। मुल्क व मिल्लत के मफाद में जिस बात को सही समझते हैं वही करते हैं। असल देखने की चीज यह है कि ओवैसी साहब की जो सियासत है वो बिल्कुल, वो जो है पूरी सियासत जो है उनकी शख्सियत और जो है वो खानदान के इर्द गिर्द घूमती है। मैं कहता हूँ जो मकामी और स्थानीय लीडर है जो है उनको क्यों नहीं आप आगे बढ़ाते हैं? बिहार में, यूपी में, पूरी दुनिया में ओवैसी साहब ही क्यों नजर आते हैं? उनको कहें कि वो मकामी लीडरों को जो है वो आगे बढ़ाएं। वो यूपी में जो है वो शौकत साहब को कितने लोग जानते हैं? हर जगह जो है वो ओवैसी साहब है। कोई आदमी आएगा तो हैदराबाद से आएगा और जो है हर जगह वो देखेंगे। तो आप जो है मकामी जो है क़यादत को जो है आप जो है आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं ताकि लोगों की समझ में आए, वो लोग जो है जुड़े। तो ये जो एक जो है वो जहन बनाया जाता है और कुछ लोग जो प्रचारक बन के जो खड़े हो जाते हैं वो जो है क़यादत के इर्तिका में और तरक्की में और उसकी तौसी में जो है ये चीजें जो है रुकावट है। और जो लोग इसका तज्जिया करते हैं वो इन चीजों का ताल्लुक वो खिताबत से नहीं है बल्कि तज्जिया से है और सफाई से जो वो कहने की जरूरत है। तो ये चीजें जो है वो देखने की जरूरत है। और जो है कहीं जो है वो काम जो है वो जो है हावी रहता है। जैसे हसन अहमद का मामला है दिल्ली में, या जो है शोएब इकबाल का है। एक तो वो वोटरों के बीच में रहते हैं वोटर्स के, दूसरे ये कि काम है, कहीं कहीं जो है वो पार्टी का मामला है। और जो है इधर जो है 90 के बाद जो है वो तस्लीम साहब इसका तज्जिया करते रहते हैं। 90 के बाद जो है वो मुसलमानों में जात बिरादरी जो है वो बिल्कुल जो है वो नहीं के बराबर है। अभी जो है ना जो भाजपा के हावी होने के बाद जो है अभी जो है अपने वजूद और अस्तित्व को लेके जो है और फिरका परस्ती को लेके और जो समाजी अदम तवाजुन जो हो रहा है और जो लोगों के सामने कई चीजें आ रही है, ये मुश्तरक चीजें हैं। बेरोजगारी का मसला है, तालीम का मामला है, बिजली है, पानी है, सड़क है और जो पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे हैं वो जो है वो सबके नजदीक जो वो अहम है। वो तो ये एक आदमी का कोई मुद्दा नहीं है। जब आप मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं तो वो सिर्फ जो ओवैसी साहब नहीं है, उसमें तस्लीम साहब भी आते हैं और आमिर रशादी साहब भी आते हैं और डॉक्टर अयूब भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। तो आप जो है एक मुस्लिम जो है जीते हुए जो है उम्मीदवार को
हराने के लिए क्यों पहुंच जाते हैं। तो आप जीतने के बाद तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार में आप देख लीजिए जो है, तो ये जो है वो तज्जिया करने की जरूरत है कि आप जो है ये मुस्लिम क़यादत की बात होगी तो वो किसी पार्टी का जीत के आएगा, तो जो जीत के आएगा उनको जो है वो सामने रखना चाहिए और वो आगे बढ़े जो मसाइल को लेकर। एक ही आदमी पूरे मुल्क में मुद्दों को लेकर नहीं जाएगा और जो है वो बातें नहीं करेगा। जब एक आदमी जो है या दो आदमी जो है भाई भाई जो है वो सामने आते रहेंगे तो वो क़यादत में तोसी और इर्तिका कभी हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल तय है। शकील साहब, यहाँ पे जरा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे जरा सा, क्योंकि डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने नहीं, बस मैं मुख्तसर एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने देवबंद के हवाले से एक बात कही। गठबंधन में आने के लिए किस कदर मैंने खुशामद की, जवाब तक नहीं दिया, एक मैसेज का जवाब नहीं। मैंने छोड़ के पप्पू यादव से फोन करवाया, पप्पू यादव के फोन का जवाब नहीं दिया, देवेंद्र यादव से करवाया, उनको जवाब दे दिया। और आज की बात कह रहा हूं कि अभी 3 दिन पहले, चूंकि मैं इसी फोन से मैं आपको दिखा देता, अवैसी साहब को सलाम लिख के भेजा मैंने, पढ़ लिया उन्होंने सलाम, आज तक जवाब देने की उन साहब ने जहमत नहीं की है। तो ये किस किस्म की क़यादत, दो भाइयों की फैमिली का रूल असद अवैसी साहब भी लेके चल रहे हैं, अखिलेश यादव भी लेके चल रहा है। एक फर्क होना चाहिए, अगर मुस्लिम क़यादत की बात है तो फिर फर्क होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ बातों में शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, वो जायज भी हो, और ये बात किसी हद तक ये कमजोर करने का ही एक वो है। अभी इसमें वो जमीनी ताकत नहीं है जो होनी चाहिए, जिसकी जरूरत दरअसल देखिए शकील भाई, बस जरा सा 1 मिनट मुझे दीजिए। देखिए हाँ, मैं बहुत मुख्तसर कह रहा हूँ। देखिए, बाज चीजें जो है या बाज खामियां असदुद्दीन ओवैसी में हो सकती हैं कि वो अरे भाई आप सुन रहे थे, हम चुप थे। अरे मुस्लिम लीडरशिप की बात हो रही है ना, ओवैसी का क्या मतलब होता है? अरे सुनिए बात, हम उनके अंदर जो है तामील पैदा कीजिए। मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, मुस्लिम लीडरशिप की बात होगी, ओवैसी साहब क्या प्रचारक नहीं है? दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का भाई शकील साहब, देखिए ये गलत होते तो बात करते, हम क्यों प्रचार करेंगे ओवैसी साहब का? हम तो मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे, उसमें जो है तस्लीम साहब भी आएंगे, अयूब साहब चाह रहा हूँ। एक बात ये तस्लीम साहब ने जो बात कही, अरे भाई इनको यार चुप करिए ना। नोमानी साहब 1 मिनट बोलने दीजिए उनको। मैं कह रहा हूं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने 2 बातें कही, एक देवबंद के हवाले से कही, एक ओवैसी साहब के हवाले से कही। मैं इस बात का कायल हूं, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि बात शिकायतें और भी लोगों ने करी हैं इस तरह की, या करते रहते हैं कि ओवैसी साहब इरोगेंट है, या वो हर आदमी की बात का जवाब नहीं देते हैं, या देना नहीं चाहते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं कि ये शिकायतें जायज भी हों, तो इन शिकायतों का इजाला इलेक्शन के माहौल के बाद मिलकर के क्यों नहीं करने की कोशिश की जाती? इस वक्त उनको उनके करीबी लोगों को किया जाता है भाई। खामोशी के साथ हर आदमी थोड़े बताएगा कि आप जिस तरह से हमने 12 कोशिश की तो है जवाब नहीं कहते हैं कि आपकी बात को हर आदमी 100% तस्लीम कर लेगा। अरे भाई, मशवरे का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात रखिए, आपकी बात को आपने पहुंचा दिया। अगर आप ये कैसे समझाने की बात पहुंचा दी, अब वो तस्लीम जवाब ही नहीं देते हैं ना। ये जबरदस्ती किस बात की कि मेरी बात मानेंगे तो आप मुखलिस है, नहीं मानेंगे तो नहीं मुखलिस है। इसका मतलब सारा इखलास जो है वो आपके गिलास में रखा हुआ है। और इखलास की बात नहीं हो रही है, कौन सा इखलास के लिए आप जिम्मेदारी के लिए दूसरी बात इन्होंने कही, नहीं है, ये तो हार जीत का मामला है।
पप्पू यादव उनसे ज्यादा हार सीनियर जीत कौन का है मामला देश है, में? यहाँ कोई अरे इखलाफ हाँ, नहीं हाँ, हाँ निकला हुआ है। पप्पू यादव है, चीफ मिनिस्टर लेकिन का फेस पप्पू बन गया यादव बिहार को में। क्या उनकी कम्युनिटी कुशवाहा ने अमित वोट शाह दे से दिए? मिल के गया क्या और पप्पू अगले यादव दिन एक सीट अमेठी निकालने में साहब को कामयाब उत्तर रहे? मिनिस्टर वो का ऐसी 5 सीटें फेस बना निकाल के दिया लेके और आया फिर वहां कहा पर। है कुछ भी असल में मसला क्या अरे है कि पूरे हम मुल्क लोग में जो तो है देख रहे मुसलमान हैं ही एक थे ना, खबरें की बहुत क़यादत ज्यादा 5 मुस्लिम सीटों में क़यादत तो की बात मुसलमान करते ही हैं, देखिए थे, समझ गए लेकिन कौन सा चाहते कमाल हैं कर कि दिया मुस्लिम क़यादत के नाम है? पर मेरी क़यादत को है? तस्लीम कर लो, तो मेरी वो तो बात को 5 मान सीटें लो। तो अरे अरे भाई मुसलमान ही मुस्लिम सीट मुसलमानों है को ना, तस्लीम न मेरी करें बात तो वो नहीं तो आप मानोगे मुसलमान वहां तो से मुस्लिम जीते हुए क़यादत थे। नहीं है। मुक्तदी ये है? मुक्तदी ही रवैया बना वो तो देंगे। जाहिर मुसलमान ही करता जीते है थे कि वहां हम पे, मुक्तदी तो तो बना अपने मुस्लिम देंगे। आप क़यादत में कहीं ना कहीं क़यादत को तो खुद सब गर्व बना है। देंगे, बात नहीं कर रहे। एक बात, मुक्तदी बना दें। दूसरी कौन है चीज यूपी में, डॉक्टर तस्लीम कौन फेस रहमानी है ने यूपी देवबंद में, के हवाले से कौन कही फेस है बिहार कि में, कौन माजिद को फेस है कितने वोट मिले और माविया तमिलनाडु को में, कितने बताएं वोट जरा। मिले। मैं उस इलेक्शन में 15 दिन वही मौजूद था और एक एक चीज उंगलियों पर है मेरे। कौन मैं से अच्छी इलेक्शन में तरह मौजूद थे जानता आप? हूँ कि कौन क्या से क्या इलेक्शन में मौजूद जज्बात थे और आप? क्या क्या जो है वाहियात चीजें वहां तस्वीर में प्रोपेगेंडे में लाई गई। और सिर्फ वो नहीं, मुझे नहीं, आप कौन से 1993 इलेक्शन का में वो मौजूद थे इलेक्शन जरा भी मुझे याद बता है दीजिए। जब आप बताइए आप कौन से समाजवादी और इलेक्शन में थे, बहुजन तो मैं समाज के आपको मुत्तहिदा आप बिहार कैंडिडेट इलेक्शन हाजी में थे मुर्तजा आप में लड़ा था। आप क्या अरे मुझे कैंडिडेट वो थे आप? इलेक्शन सूरत भी याद हाल है जो आपके है, कौन जब से पार्टी इकबालपुर कैंडिडेट थे सीट से बिहार इलेक्शन में? नक्शे यासिर मौजू अली पे ने बात की जाए, चेयरमैन इस आप तरह से यासिर जो अली बताइए ने है बिहार इलेक्शन लड़ा इलेक्शन था में उलझने क्या का और थे बेहतर मैंने है। उसके साथ किस क्या पार्टी किया की था। तरफ से गए थे? मैं जानता हूं कि कुछ सचिन लोग साहब, इसको हमारे मछली यहाँ बाजार मत निकल करने आते दीजिए, हैं मछली कि बाजार बनने मत कि दीजिए। या तो हम रहेंगे हिंदू या तो कोई क़यादत नहीं की बात रहेंगे हो भले ना, बीजेपी आ जाए। वो एक और कुछ आदमी को लोग लेके उनके जो जो है बख्तरदार मुस्लिम हो जो गए है हमारे यहाँ। ये प्रचारक एक और जो है वो मखसूस बन हल्के गए की, जो है, ये एक मखसूस खानवादों की या किसी का मखसूस प्रचारक अफराद की बनने की हमें वो क्या दस्ता जरूरत है? बरदारी में यकीन हम रखते तो हैं इश्यूज की बात या करें फिर ना। जो है वो मुसलमानों की इज्तिमाई। मुझे ये बताइए क्या जितनी सीटें ओवैसी लड़ेंगे 10, 15, 20, ये क्या बात फिर वहां वही पर जो ओवैसी है की सारी बात आ सीटों गई पर है। ओवैसी लड़े ओवैसी जाएंगे? की बात क्यों क्या कर रहे सिर्फ हो भाई? ओवैसी लड़े एक जाएंगे आदमी को या पकड़ वहां के की क्यों लोकल बैठ गए हो? क़यादत खड़ी होगी? अरे भाई ये एक आदमी को क्यों संभल में पकड़ जो के बैठ आदमी गए हो? लड़ेगा, ओवैसी देखिए की बात शकील कर साहब, रहे ये हैं मानसिक हम नहीं है। संभल हमने में जो हमने यहाँ आदमी अहमद लड़ेगा, शाह थोड़ी मुस्लिम एमएलए की टिकट पर संभल से जो आदमी अहमद लड़ेगा, पार्टियों का नाम भी नहीं क्या लिया। देखिए आदमी भारत में लोकल हमने मुस्लिम कहा क़यादत का नहीं जो है होगा?